टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना स्टडी जारी रखे होंगे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, जो कि अल्फ्रेड वेबर द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है या सिद्धांत को प्रतिपादन करने का ये मुख्य उद्देश्य है कि उद्योगों को स्थापना कहाँ पे किया जाए कि वहाँ पे अधिकतम लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसको अल्फ्रेड वेबर महोदय, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, इन्होंने प्रतिपादन किया है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है या किस किस टॉपिक के अंतर्गत इसको व्याख्या कैसे किया जाएगा देखते हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कि औद्योगिक अवस्थिति से मतलब क्या है। ठीक है, औद्योगिक अवस्थिति होता क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, किस लिए ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला देखेंगे कि इस सिद्धांत में कौन कौन सा मान्यताएं रखी गई है कि जिस पे ये सिद्धांत आधारित है। और इसके बाद से इस सिद्धांत का मुख्य आधार देखेंगे कि इस सिद्धांत में मुख्य चीज़ कौन चीज़ पे ज़्यादा बल दिया गया है या इस सिद्धांत का आधार क्या है। ठीक है, और लास्ट में सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या विशेषताएँ हैं और क्या कमियाँ हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि औद्योगिक अवस्थिति क्या होता है। औद्योगिक अवस्थिति वो अनुकूलतम स्थान होता है जहाँ पे उद्योगों की स्थापना करने से वहाँ पे उद्योगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, हालांकि उद्योगों की स्थापना के लिए कई विद्वान औद्योगिक सिद्धांत दिए हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्य वेबर का ही मान्य है। ठीक है, इसके अतिरिक्त लॉस भी दिए हैं, लॉस भी औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो स्मिथ महोदय ने है, ये भी औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत दिए हैं, लेकिन इनका जो अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत है वो न्यूनतम लागत पर आधारित है। ठीक है, बाकी जो लोग हैं जैसे वेबर के अतिरिक्त लॉस है, लॉस का जो औद्योगिक सिद्धांत है वो अधिकतम लाभ पे आधारित है, न कि न्यूनतम लागत पे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो अल्फ्रेड वेबर हैं, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वेबर। ठीक है, अल्फ्रेड वेबर, जो कि ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी के अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, जर्मनी का रहने वाला अर्थशास्त्री है जो कि 1909 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, 1909 में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत किस सन में प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, और इनके जो जिस बुक में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो उसका नाम है, ठीक है, बुक का नाम है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, ये इनका बुक का नाम है द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। हालांकि ये इनका जो बुक है ओरिजिनल बुक नहीं है, इनका जो बुक लिखा है वो वास्तव में जर्मनी भाषा में लिखा है। ठीक है, उसका अनुवाद करके ये दिया गया है द थ्योरी ऑफ, जो जर्मनी भाषा में लिखे हैं उसी का मतलब होता है द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसी बुक में इन्होंने वेबर ने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था, और नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है कि औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, अर्थात उद्योगों के लिए वह अनुकूलतम स्थान की खोज करना है जहाँ पे उद्योगों का स्थापना करने से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, ये जो अल्फ्रेड महोदय है, ये चूँकि परिवहन लागत पे इतना ज़्यादा बल दिया है कि इस सिद्धांत को न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि ये अपना नाम नहीं दिए हैं कि न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत है। अन्य विद्वानों ने, वेबर के अतिरिक्त अन्य विद्वानों ने जो इनके व्याख्या के आधार पर माना है कि ये न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत है। ठीक है, इसका नाम यही दिया जाता है, न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत। ठीक है, और जो विद्वान हैं जैसे लॉस हैं, तो उनको लागत से मतलब नहीं था, उनको लाभ से मतलब था कि अधिकतम लाभ जहाँ पे मिल सके उसको स्थापना, औद्योगिक अवस्थिति उसको मानते थे। ठीक है, लेकिन वेबर का ये, इसको भी अच्छे से याद करिएगा इसमें, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत किसका है, तो ये वेबर का है। ठीक है, उसमें ये नहीं पूछेगा कि औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो ये इनका नाम है न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत।
ठीक है। अब सिद्धांत का उद्देश्य भी हम लोग समझ गए कि वो अनुकूलतम स्थान का खोज करना जिसमें उद्योगों के लिए अधिकतम लाभ हो सके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मान्यताएं, इस सिद्धांत का कौन कौन सा मान्यता है या इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने के लिए किन किन मान्यताओं पर आधारित होना चाहिए। तो मान्यताओं में जो पहला मान्यता है, माना गया है कि ये एक ऐसा एकाकी प्रदेश होगा जहाँ पे धरातली स्थिति समरूप होगा, वहाँ की जलवायु समरूप होगी, वहाँ की आर्थिक दशाएं या सामाजिक आर्थिक दशाएं भी सभी क्षेत्रों में लगभग समान होगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो मानव संसाधन होगा या तकनीकी दशाएं भी लगभग सभी लोग समान होगा, ठीक है। तो ये ऐसा ये एकाकी प्रदेश या एकाकी क्षेत्र होगा जिसमें समान होगा, चाहे भौतिक समरूपता होगी, ठीक है। भौतिक समरूपता होगा। इसके साथ साथ भौतिक समरूपता में कौन कौन आ जाएगा, वहाँ का स्थलाकृति आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जलवायु हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ भौतिक साथ साथ मानवीय संसाधन भी, मानवीय संसाधन भी समान होगा। मानवीय संसाधन मतलब कि तकनीकी दशा भी समान होगी, वहाँ का जो मानव होगा विवेकी मानव होगा, मतलब कि अधिकतम लाभ के लिए कोई कार्य करेगा, ठीक है, ठीक है। ये तो रहा पहला मान्यता। अब इनका दूसरा जो मान्यता है कि ये जैसे गैर भौगोलिक कारक भी वहाँ का समान होगा। गैर भौगोलिक कारक मतलब कि गैर भौगोलिक कारक भी समान होगा, मतलब कि वहाँ की जो तकनीकी दशा है या सरकारी नीतियाँ कह लीजिए, सरकारी नीतियाँ वहाँ का समान होगा। इसके साथ साथ तकनीकी दशाएं भी समान होगा। सामाजिक आर्थिक नीति भी समान होगी वहाँ का, ठीक है। सामाजिक आर्थिक नीतियाँ भी वहाँ का लगभग समान होगा, ठीक है। इसके बाद वहाँ को जो परिवहन साधन होगा, सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकसित होगा, ठीक है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकसित होगा, अर्थात कहीं भी साधन समान रूप से मतलब कि मिल सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो श्रमिक हैं या श्रम लागत हैं स्थानाबद्ध होगा। स्थानाबद्ध होगा कि मतलब कि जो श्रमिक होंगे, मजदूर होंगे, वो सभी जगह पर नहीं होंगे बल्कि कुछ ही जगह, कुछ निश्चित जगहों पर ही होंगे, ठीक है। तो श्रम लागत क्या होगा, निश्चित स्थानाबद्ध होता है। स्थानाबद्ध होगा मतलब कुछ निश्चित क्षेत्र में ही होगा, ठीक है। स्थानाबद्ध होगा, निश्चित क्षेत्र में भी होगा। और अगला जो मान्यता है इनका, जो परिवहन व्यय होगा भार और दूरी के ही अनुकूल होगा, ठीक है। अनुकूल होगा या उसी पे निर्भर करेगा। परिवहन व्यय भार व दूरी पर निर्भर करेगा, ठीक है। अर्थात भार जब ज़्यादा होगा तो परिवहन व्यय बढ़ जाएगा, या फिर दूरी भी ज़्यादा होगी तो परिवहन व्यय भी बढ़ेगा, इसी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये रहा स्थानाबद्ध, ये परिवहन व्यय के जो
भाग हैं। ठीक है, अगला है कुछ शब्दावली जिससे कि सिद्धांत में कई शब्दावली यूज किया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बार बार शब्दावली आएगा तो उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करना कठिन काम होगा। ठीक है, तो एक जगह पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो उसको ध्यान दीजिए। हालांकि ये जो सिद्धांत का पार्ट नहीं है, ठीक है, जो सिद्धांत जो मेंस उसमें लिखिएगा तो मेंस में ये लिखना नहीं है, केवल सिद्धांत के जो शब्द है शब्द यूज करना है, ना कि उसका व्याख्या करना है वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए इसको टॉपिक को इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ हैं जो कि यहाँ पे इसलिए नंबर नहीं इसको लिखा गया। ठीक है, कुछ शब्दावलियाँ हैं इसको यूज़ करना है क्योंकि उसमें बार बार ये शब्दावलियाँ आएगा। ठीक है, तो इसमें कच्चे पदार्थ के बारे में है, कच्चे पदार्थ या रॉ मटेरियल। ठीक है, या रॉ मटेरियल। ठीक है, ये दो तरह से व्याख्या किया गया है इसका। एक तो किया गया है इसके स्थान के आधार पर। ठीक है, कई रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं कि वो सर्वत्र पाए जाते हैं तो उसको सर्वसुलभ कहा जाता है। ठीक है, सर्वसुलभ पदार्थ। ठीक है, सर्वसुलभ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो पूरे क्षेत्र में कहीं मिलते हैं। जैसे होता है कि हवा होता है, हवा सभी जगह पे मिलेगा। जल होगा, जल भी सभी क्षेत्र में लगभग मिलता है। और हवा जल हो गया, उसके अतिरिक्त मृदा होता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, हवा, जल और मृदा लगभग सभी जगहों पर ये मिल जाते हैं, तो इसलिए सर्वसुलभ पदार्थ कहा जाता है। यह इसको और क्या कहा जाता है, सर्वव्यापी पदार्थ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सर्वव्यापी। ठीक है, सर्वव्यापी पदार्थ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो पदार्थ होता है स्थानबद्ध होता है, या कुछ ही क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थानबद्ध। कुछ पदार्थ होते हैं स्थानबद्ध होते हैं, जैसे कि कोई खनिज पदार्थ हुआ। ठीक है, लोहा हुआ, लोहा या लौह अयस्क हुआ, या फिर वहाँ पे पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ। ठीक है, इत्यादि ये ऐसे खनिज पदार्थ हैं कि वो विशेष क्षेत्रों में मिलते हैं, ये सभी जगह नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये कच्चे पदार्थ इस आधार पर, स्थान के आधार पर किए गए हैं। और दूसरा इसका जो भार गेन या भार त्याग के भी आधार पर किया जाता है, अर्थात इसको किस आधार पर किया जाता है, इसको शुद्धता के आधार पर। ठीक है, एक होता है कि सकल पदार्थ इसको बोलते हैं, सकल पदार्थ, या इसको ग्रॉस मटेरियल बोलते हैं। ये क्या होता है, सकल पदार्थ। सकल पदार्थ वो होते हैं कि जिस समय उस कच्चे पदार्थ का यदि कोई चीज़ बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, तो अपना भार बहुत कम कर देते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे कहीं चीनी बनाना हो तो उसके लिए गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो गन्ना यदि 10 टन लिया जाए तो उसका मात्र 1 टन चीनी बनता है। ठीक है, 10 टन गन्ना का 1 टन चीनी बनेगा। ठीक है, चीनी का निर्माण होगा। तो ये कितना हुआ, इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा इसका लॉस हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सकल पदार्थ की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही कई पदार्थ हैं, जैसे लौह अयस्क है। ये भी जब इसका शुद्ध लोहा उसमें से निकाला जाएगा, आयरन स्टील निकाला जाएगा, तो वो ज़्यादा पदार्थ अपना निकाल देंगे या लॉस कर देंगे, तो उसको सकल पदार्थ की संज्ञा का दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि ये कोई इसको निर्माण किया जाता है तो इसमें अपना भार गेन, वो भार को लॉस नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कपास है,
तो जितना कपास होगा उतना उसको सूत बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, जैसे ये कपास हो गया, ये इसको शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसी आधार पे ये हम लोग व्याख्या करेंगे आगे आने वाले समय। ये रहा कच्चे पदार्थ। और दूसरा जो है वो है पदार्थ सूचकांक। पदार्थ सूचकांक या इंग्लिश में इसको मटेरियल इंडेक्स कहते हैं। इसको MI से डिनोट करते हैं या दर्शाया जाता है। ठीक है, मटेरियल इंडेक्स। ये मटेरियल इंडेक्स क्या होता है? ये कच्चे पदार्थों पर ही आधारित है। पदार्थ सूचकांक अर्थात मतलब ये जितने पदार्थ बनाए जाते हैं, सकल पदार्थ और शुद्ध पदार्थ का अनुपात को कहा जाता है। ठीक है, सकल पदार्थ हो मतलब कि ये हो जाएगा, इसका फार्मूला से निकाला जाता है, सकल पदार्थ का भार बटा तैयार माल का भाग। ठीक है, इसे जैसे कि कोई भी माल तैयार किया जाता है तो उसका भार कितना होगा, ठीक है, तैयार माल। ठीक है, सकल पदार्थ का भार बटा तैयार माल का भार। ठीक है, ये MI इंडेक्स हो जाता है। MI इक्वल टू इसी आधार पर निकाला जाता है। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गन्ने का यदि किया जाए तो गन्ने का जितना भार होगा उतना तैयार माल का भार, दोनों को अनुपात किया जाएगा। यदि दोनों का यदि मान लें संयोग वो एक हुआ तो इस आधार पे भी वो अवस्थिति निर्धारण होता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो पदार्थ के बारे में या जो सिद्धांत के बारे में जब डिस्कस करेंगे, मुख्य पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि MI इंडेक्स की वजह से कैसे जो उसका लोकेशन है प्रभावित होता है। ठीक है, तो यह है पदार्थ सूचकांक। अगला जो शब्दावली है वो आइसोडोपेन है। ठीक है, तीसरा है जो आइसोडोपेन। ठीक है, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, आइसोडोपेन को हिंदी में क्या कहा जाता है, समान परिवहन लागत या समान परिवहन व्यय रेखा। ठीक है, ये ऐसा रेखा होता है कि जो कि समान लागत व्यय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ पे स्थान है, दो स्थान है। ठीक है, ये स्थान है, यहाँ से जहाँ से कोई चीज़ परिवहन करके लाया जाता रहा है, तो यहाँ पे बराबर मात्रा में बराबर उसका जो रेट होता है, ठीक है, तो वो मिलाने वाली वो रेखा होगा। मान लीजिए यहाँ से लाया जा रहा है तो ये कितना, जितना परिवहन व्यय जितना लग रहा है, मान लीजिए परिवहन व्यय 100 रुपया लग रहा है, 100 रुपये। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से भी कहीं स्थान है, वहाँ भी से लाया जा रहा है तो 100 रुपया ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ से भी लाया जा रहा है तो भी 100 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो ये बिंदु को यदि मिलाया जाएगा तो जो रेखा बनेगा वो क्या होगा, आइसोडोपेन कहा जाएगा, या समान परिवहन व्यय रेखा कहा जाता है, या समान परिवहन लागत रेखा कहा जाएगा। ठीक है, ये सामान्यतः लगभग इसका दूरी के बराबर ही होता है, जितना लगभग दूरी होता है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि सिद्धांत में भी डिस्कस किया गया है कि सभी स्थानों पर जो उसका परिवहन व्यय होगा समान होगा, अर्थात जो इतना दूरी तय करने में जितना खर्च लगेगा सभी जगह पे बराबर होगा, अर्थात ये जो रेखा होगा लगभग सामान्यतः वृत्ताकार ही होता है। ठीक है, वृत्ताकार ही होता है, ये जो आइसोडोपेन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये शब्दावली आएगी, इसको भी याद रखिएगा हम लोग। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मुख्य आधार या सिद्धांत के बारे में। ये तो शब्दावली सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेन सिद्धांत का मुख्य पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। मुख्य सिद्धांत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें
आधार हैं, कई आधारों को ये इनका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ये सिद्धांत है जो सबसे पहला है सिद्धांत को, जो सिद्धांत का जो आधार होगा वो क्या होगा, न्यूनतम परिवहन लागत व्यय। ठीक है, दूसरा है श्रम लागत। ठीक है, और तीसरा है एकत्रीकरण अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक एक और हम लोग डिस्कस करते हैं। ये 3 सिद्धांत का ये मुख्य आधार हैं। ठीक है, इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि सिद्धांत का मुख्य आधार यही है, इसी पे सारा सिद्धांत टिका हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक करके समझते हैं कि परिवहन लागत व्यय क्या है। ये अल्फ्रेड वेबर महोदय ने सर्वाधिक इसी आधार को सबसे ज़्यादा महत्व दिए थे। ठीक है, परिवहन लागत पे, हालांकि इसको भी महत्व दिए थे, लेकिन जितना महत्व इसको दिए थे इसके तुलना में इनका महत्व अपेक्षाकृत कम था। ठीक है, इसी कारण से इनको जो ये सिद्धांत का प्रयास यही किए थे बनाने का कि वो परिवहन लागत सिद्धांत जहाँ पे सबसे कम होगा वहीं पे इंडस्ट्री को स्थापित करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये परिवहन लागत व्यय देखते हैं। तो परिवहन लागत क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री यदि हम लोग स्थापित किए जा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि कच्चे पदार्थ कहीं जगह से लगाना है या बाज़ार है इसमें भी। ठीक है, इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए तो बाज़ार की आवश्यकता पड़ेगी ही, साथ साथ तो कच्चे पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ेगी। कच्चे पदार्थ ला करके इंडस्ट्री में बनाना है और फिर बना करके तैयार माल को बाज़ार में बेचना है। ठीक है, तो वो ऐसी जगह पर स्थापना किया जाएगा जहाँ पे न्यूनतम परिवहन लागत हो। ठीक है, न्यूनतम परिवहन लागत जितना खर्च कम आएगी, क्योंकि खर्च कम आएगा तो जो उद्योगों का जो लाभ होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये परिवहन लागत व्यय इसी पे आधारित है। ठीक है, अब इसको परिवहन लागत कई परिस्थितियों में ये निर्भर करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये कई परिस्थितियाँ हो सकती हैं। मान लीजिए 2 टॉपिक होते हैं इसमें, एक बाज़ार होता है और दूसरा कच्चे माल जहाँ से लाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं ये यदि एक परिस्थिति में देखा जाए कि एक बाज़ार हो जहाँ पे और एक बाज़ार एवं एक कच्चे माल पर आधारित जो इंडस्ट्री हो, एक कच्चे माल या कच्चे पदार्थ कहिए, एक बाज़ार और एक कच्चे पदार्थ पर आधारित जब वो इंडस्ट्री होगा तो उस इंडस्ट्री का स्थापना कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो उस इंडस्ट्री का स्थापना कहाँ किया जाएगा, यदि इसमें 3 कंडीशन बन सकते हैं। ठीक है, यदि एक बाज़ार है मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे कच्चे माल मिल रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि कच्चे माल यदि सर्वत्र सुलभ हो तो। ठीक है, ये कच्चे माल है, कच्चा माल सर्वत्र सुलभ हो। ये सर्वत्र सुलभ मतलब कि जो ये कच्चे माल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई जाए। तो सर्वत्र सुलभ हो मतलब कि ये मार्केट है, और यदि मान लीजिए ये पूरे एरिया में जो कच्चा पदार्थ है कहीं भी मिल सकता है, तो कहाँ पर कोशिश किया जाएगा। मान लीजिए कि चारों हर जगह ये कच्चे पदार्थ मिल रहा है, तो ऐसे तो है नहीं कि दूरी पर लगा दिया जाए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए कि यहाँ से फिर मार्केट में ले जाना पड़े। कोशिश तो यही किया जाए कि जब कच्चा पदार्थ मार्केट के पास में ही मिल रहा है तो उसको दूर से लाना है। ठीक है, तो मार्केट के पास में ही इंडस्ट्री लगाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो जब ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा, जब कच्चा जो माल होगा सर्वत्र सुलभ होगा मतलब कि हर जगह मिलेगा, तो बाज़ार का जो लोकेशन कहाँ होगा, औद्योगिक अवस्थिति कहाँ होगा, बाज़ार के समीप होगा। ठीक है, बाज़ार के समीप, इसी चीज़ को हम लोग को खोज करना है। सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो बाज़ार की इंडस्ट्री के लोकेशन है कहाँ पे अवस्थित किया जाए। ठीक है, तो जब कच्चा माल होगा सर्वत्र सुलभ होगा, चारों जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा, तो बाज़ार के पास में इसको
लोकेशन किया जाएगा या अवस्थित किया जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन वो होगा कि जब ये कच्चा माल क्या है, सर्वत्र सुलभ नहीं है बल्कि स्थानबद्ध है, लेकिन स्थानबद्ध होने के साथ साथ कैसा है, शुद्ध माल है। ठीक है। ये शुद्ध माल है, मतलब कि शुद्ध पदार्थ है। ठीक है। कच्चा माल कैसा है, शुद्ध पदार्थ है, अर्थात जितने का कच्चे माल का यूज किया जा रहा है उतने का ही तैयार माल तैयार हो रहा है। ठीक है। तो ऐसा जब स्थिति कंडीशन होगा तो ये कहीं भी लगाया जा सकता है, बाजार और कच्चे माल के समीप ये कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि परिवहन व्यय होगा बराबर होगा कि जितना माल का कच्चे पदार्थ लाया जाएगा उतना का यदि तैयार माल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो कोशिश यही किया जाएगा कि बाजार के समीप ही इसको ये कहीं भी लगाया जा सकता है। ठीक है। इसको कहीं भी बाजार और मतलब कहीं भी मतलब कि बाजार और कच्चे माल के पदार्थ के जो उसके बीच में, ठीक है, जहाँ से कच्चे माल मिल रहा है वो दोनों के बीच में ही लगाया जा सकता है। कहीं भी मतलब ऐसा मत सोचिए कहीं भी लगाना है, इन दोनों को बीच में कहीं भी लगाया जा सकता है। ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या आ सकता है, जब जो कच्चा पदार्थ कैसा हो, सकल टाइप का हो। सकल मतलब कि भार को लॉस करने वाला हो। ठीक है। सकल पदार्थ हो गया। सकल पदार्थ कैसा होगा, तो ये कहाँ लगाया जाएगा, ये मान लीजिए कि मार्केट है, ये कच्चा पदार्थ है। ठीक है। रॉ मटेरियल यहाँ से, लेकिन ये यहाँ तक लाना है, तो कच्चा पदार्थ जो क्या होगा कि बहुत लॉस करने वाला है, तो क्यों यहाँ तक ढो के लाया जाएगा। ठीक है। तो कोशिश यही किया जाए कि यहीं पे इसके समीप ही लगाया जाए। सकल पदार्थ मतलब कि कच्चे पदार्थ वाले जगह में भी। ठीक है। ये कच्चे पदार्थ के समीप लगाया जाएगा इंडस्ट्री। ठीक है। ठीक है। ये 3 कंडीशन बन रहा है। ठीक है। तो ये रहा एक बाजार पे आधारित, ठीक है, एक बाजार और एक कच्चे माल का पर आधारित ये स्थापना करना था उद्योगों का। ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे बी, यानी कि अब एक बाजार हो, एक बाजार हो और एक से अधिक कच्चे पदार्थ हो। ठीक है। मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो तब कहाँ लगाया जाएगा। ठीक है। तो अब उस पर निर्भर करता है कि जो कच्चे माल है, ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक होगा तो कहाँ पे लगाया जाएगा, ये कच्चे माल का जो नेचर है कि शुद्ध कच्चे पदार्थ हैं या सकल कच्चे पदार्थ हैं उस पर निर्भर करेगा। तो इसमें भी कितने कंडीशन बन सकता है, इसमें भी लगभग 3 कंडीशन 4 कंडीशन बनेगा। ठीक है। पहला कंडीशन ऐसा बनेगा कि ये जो पदार्थ होगा सर्वसुलभ होगा, दोनों कच्चे पदार्थ होगा वो सर्वसुलभ होगा या सार्वत्रिक होता है। जो जब सर्वसुलभ होगा मतलब कि सभी जगह पे मिल जाएगा, कोई ये बाजार है इसके चारों तरफ कहीं भी मिल जाएगा, तो ये कोशिश यही किया जाएगा कि बाजार के समीप ही लगाई जाए। अभी इसमें सर्वसुलभ में चाहे सकल पदार्थ हो चाहे भार शुद्ध पदार्थ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भार भी लॉस करेगा तो बाजार के समीप ही है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये बाजार के समीप ही लगाया जाएगा। बाजार के समीप इंडस्ट्री लगाया जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें एक पदार्थ इसमें सर्वसुलभ हो, दूसरा पदार्थ क्या हो, शुद्ध पदार्थ हो। ठीक है। इसमें एक कच्चा जो पदार्थ है सर्वसुलभ हो और दूसरा पदार्थ कैसा हो, सर्वसुलभ स्थानबद्ध हो, मतलब कि स्थानबद्ध में कुछ निश्चित स्थानों पर ही हो लेकिन वो शुद्ध हो। ठीक है।
शुद्ध पदार्थ हो किंतु स्थानाबद्ध हो। तो ऐसे कंडीशन में कहाँ पे लगाया जाएगा? एक पदार्थ सर्वसुलभ है तो सर्वसुलभ से होगा तो कहीं भी लगा सकते हैं, इसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जब दूसरा पदार्थ है स्थानाबद्ध है लेकिन ये भी शुद्ध है, मतलब जितना भार करने मतलब कि जितना कच्चा पदार्थ है उतना का तैयार माल तैयार हो रहा है तो कहीं भी इसको लगाया जा सकते हैं। तो इसको भी ये भी बाजार के पास ही लगाया जाएगा। ठीक है, बाजार के पास ही इसको इंडस्ट्री लगाया जा सकता है। और तीसरा कंडीशन में क्या होगा? तीसरा कंडीशन तब आएगा कि जब दोनों पदार्थ शुद्ध हो किंतु स्थानाबद्ध हो। ठीक है, दोनों पदार्थ कैसा हो? शुद्ध हो। शुद्ध मतलब जितना कच्चे माल का यूज़ किया जा रहा है उतने का भी तैयार माल तैयार हो रहा है। शुद्ध हो लेकिन स्थानाबद्ध हो। दोनों पदार्थ मतलब किसी निश्चित क्षेत्र में मिल रहे हो लेकिन फिर भी ये जब शुद्ध है तो कहीं भी लगाए जा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये भी बाजार के समीप ही लगेगा। ठीक है, ये तीनों कंडीशन है बाजार के समीप ही लगाया जाएगा। चौथा कंडीशन क्या होगा? चौथा कंडीशन कब आ सकता है? जब दोनों पदार्थ सकल हो, मतलब कि दोनों पदार्थ भार में लॉस होने वाला हो। ठीक है, सकल टाइप का हो। ठीक है, जब दोनों सकल पदार्थ होगा तो क्या होगा?